गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वी आर फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आज आपकी मैं यूनिट थर्ड पढ़ा रही हूँ। आपको नई यूनिट स्टार्ट कर रही हूँ, यूनिट थर्ड, जिसका नाम है अप्रोचेस एंड methodology of teaching फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, जिसे आप हिंदी में बोलोगे वित्तीय लेखांकन शिक्षण के उपागम एवं विधि शास्त्र। ठीक है, अप्रोचेस एंड मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके उपागम, आप इसके अंदर अकाउंटिंग के उपागम सीखोगे। जनरल अप्रोच, रेजर अप्रोच, कैपिटल रेजर, जो भी आप बनाते हो वो सारी चीजें, ट्रायल बैलेंस वगैरह ये सब सीखोगे। और इसके अंदर मेथड सीखोगे शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, किसी विषय वस्तु को प्रभावी बनाने के लिए। लेकिन आज मैं जो आपका टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, अप्रोचेस से पहले मैं आपका स्टार्ट कर रही हूँ शिक्षण विधि का अर्थ और परिभाषाएं। ठीक है, और जो मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ इसका आपका बिजनेस स्टडी में भी क्या है, पूरा का पूरा जो बिजनेस स्टडी का कंटेंट है वो भी इस पे डिपेंड करता है। क्योंकि ये जो विधि है, मेथड्स है, उदाहरण मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के दूंगी, लेकिन इसके अंदर जो इसकी लिमिटेशंस है, इसके एडवांटेजेस है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आप बिजनेस स्टडी में भी लिख सकते हो। क्योंकि इसके अंदर बेसिक चीजें मैं आपको बता रही हूँ और फिर लिंक करूंगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, और बिजनेस स्टडी वाले सब्जेक्ट में बिजनेस स्टडी से बताऊंगी। ठीक है, अब शिक्षण विधि क्या होती है, तो आपको पता है किसी भी पाठ योजना का निर्माण करने से पहले या किसी भी विषय वस्तु को क्लासरूम में पढ़ाने से पहले, किसी भी उसको क्रियान्वित करने के लिए जो शिक्षक होता है उसे विभिन्न प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है। ठीक है, और उसके उद्देश्य निर्धारित होते हैं। बिना उद्देश्य के वो या विषय को क्या नहीं पढ़ा सकता, एक तरह से माना जाता है, या बिना प्लानिंग के साथ वो किसी भी विषय वस्तु को नहीं पढ़ा, किसी भी विषय को नहीं पढ़ा सकता। जब हम क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने आते हैं तो हमारा ये मोटिव होता है कि जो हमारा विषय बच्चों को इंटरेस्टेबल लगे और इजी गोइंग में चीजें समझ में आए। ठीक है, तो इसके लिए माना जाता है कि ये जो विधि है, विधि एक माध्यम होता है, शिक्षण कार्य का एक माध्यम है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, जिसके द्वारा विषयों को आसानी से और सरल रूप से समझाया जा सकता है। तो अब ये बात आती है कि ये जो विधि होती है, ऐसे देखा जाए तो विधि की कोई आधारभूत संरचना नहीं होती। ठीक है ना, लेकिन विधि जो होती है, विधि के तीन, अब क्लासरूम के अंदर हम प्लानिंग के साथ किसी भी शिक्षण को पढ़ा रहे हैं कि शिक्षण कार्य जब हम करते हैं तो शिक्षण कार्य करने के लिए हमें तीन बातों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। जिसमें पहली बात ये आती है शिक्षण विधि उपकरण तीन बातों पर निर्भर करती है। शिक्षण विधि जो उपक्रम है वो तीन बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, पहली बात, विषय वस्तु की प्रकृति, दूसरी बात
अध्यापक का व्यक्तित्व और तीसरा अध्यापक का विषय वस्तु पर नियंत्रण। तीन चीजें इसके अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। नेचर ऑफ कंटेंट, पर्सनैलिटी ऑफ टीचर्स और कंट्रोल ऑफ क्या, कंट्रोल ऑफ कंटेंट, ठीक है। एक तरह से हम जो कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल ऑफ टीचर ऑन कंटेंट, ठीक है ना। तो ये तीन चीजें देखने को मिलती है। अब नेचर ऑफ कंटेंट के अंदर क्या होता है, जो हमारा नेचर ऑफ कंटेंट ये बोलता है कि हम किस विधि को अपनाना चाहिए, किस विधि के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। तो ये विधि पहले से ही वो डिसाइड करके क्या जाता है, अध्यापक क्लासरूम के अंदर जाता है कि हमें किस तरह पढ़ाना चाहिए, उसकी प्रकृति, स्थान और ये स्तर, बच्चों का जो स्तर होता है, वो सभी चीजों को वो ध्यान में रखता है। अध्यापक का व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी ऑफ टीचर्स, अगर अध्यापक का जो व्यक्तित्व है वो अगर पॉजिटिवली है, अगर उसने उस विषय को पढ़ाने के लिए सही विधि को काम में लिया है या सही सहायक सामग्री को काम में लिया है, तो ये फैक्ट है कि बच्चों को वो कंटेंट्स अच्छे से समझ में आएगा। तो जो टीचर है वो बच्चों को किस अकॉर्डिंग, कैसे, किस विधि के माध्यम से पढ़ा रहा है, अपने विषयों को किस तरह इंटरेस्टेबल बनाना है, वो डिपेंड करता है। फिर आता है कंट्रोल ऑफ टीचर ऑन कंटेंट, ठीक है। टीचर, अब जो विषय वस्तु है उस पर कितना कंट्रोल है टीचर का, कंट्रोल इन द सेंस कि वो बच्चों के स्तर के अकॉर्डिंग उसे पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा, कितना उसने उसको क्रिएट किया है, ठीक है। कितनी उसका एक तरह से वो जो पढ़ा रहा है विधि उसे आती या नहीं आती, विधि के साथ से वो कंटेंट उससे क्लियर है या नहीं है, वो जो पढ़ा रहा है। तो एक तरह पूरा का पूरा कंट्रोल होता है टीचर का कंटेंट के ऊपर। तो ये तीन चीजें शिक्षण विधि के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, नेचर, पर्सनैलिटी और कंट्रोल पावर। इन तीनों के बिना जो शिक्षण कार्य होता है या शिक्षण विधि की जो प्रक्रिया होती है वो प्रभावशाली नहीं मानी जाती है। अब इसके लिए क्या करता है कि शिक्षण विधि को रोचक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों को काम में लिया जाता है, क्योंकि पहले जो टीचिंग थी वो थी शिक्षक केंद्रित थी, लेकिन अब जो है वो एक अब जो है वो एक छात्र केंद्रित हो गई। अब छात्र केंद्रित होने के चक्कर में क्या हो गया है कि टीचर का भी एक उद्देश्य बनता है कि जब वो किसी भी सामग्री या किसी भी विधि के माध्यम से बच्चों को समझा रहा है कोई भी विषय, तो उसका ये मोटिव होना चाहिए कि इसमें जो छात्र है पूरे के पूरे छात्र ही सक्रिय रहे, ना कि टीचर सक्रिय रहे। मतलब जो सेंट्रलाइज होने चाहिए वो स्टूडेंट्स होने चाहिए, ना कि टीचर सेंट्रलाइज होने चाहिए। तो यही इसके अंदर माना गया है। तो अब इसके लिए बोला गया है कि अलग अलग परिभाषा अलग अलग वैज्ञानिकों ने दी है कि विधि होती क्या है। विधि एक तरह से माध्यम है एक विषय को सरल बनाने का, ठीक है, हम ये कह सकते हैं। इन तीन बातों के साथ साथ टीचर ये ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक होता है कि शिक्षण विधि का मतलब ये नहीं है कि अध्यापक आज इस विषय को इस विधि से पढ़ाए तो अगले भी जो कंटेंट है वो इसी विधि से पढ़ाएगा, नहीं, वो दूसरी विधि भी काम में ले सकता है। जैसा कि मैंने आपको कंट्रोल पावर बताया था कि उसके अकॉर्डिंग टू, वो उसके अकॉर्डिंग है कि कंटेंट पे नियंत्रण रखना आना चाहिए उसे, कि मैं इस विधि से इस कंटेंट को अच्छा पढ़ा सकता हूँ और उस विधि से उस कंटेंट को मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ। और ये भी जरूरी नहीं है कि हो सकता है ये विधि उस टीचर्स को नहीं समझ में आ रही हो, लेकिन इसी विधि को जो दूसरा टीचर है वो इजी वे में बच्चों को समझा रहा है। तो ये कोई फिक्स नहीं होता कि हम एक ही विधि से बच्चों को शिक्षण कार्य करवाएं। अलग अलग विधियों के माध्यम से विषयों के मुताबिक हम क्या करते हैं, बच्चों को क्या करते हैं, क्लियरिटी देते हैं, विधि के माध्यम से पद्धति को अपनाते हैं। इसलिए पद्धति जो विधि होती है, शिक्षण विधि होती है, वो आवश्यकता अनुसार ही प्रयोग में लानी चाहिए। अब विभिन्न विद्वानों ने क्या किया है, अलग अलग डेफिनेशंस दी है। किसी ने बताया है कि विधि माध्यम है, किसी ने विधि को साधन बताया, किसी ने विधि को लक्ष्य बताया, किसी ने विधि को शिक्षक सहायक सामग्री बताया। तो कौन कौन से राइटर्स ने कौन कौन सी विधियों को अपने अकॉर्डिंग बताया, वो मैं आपको परिभाषा है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगी। आज आपका सिर्फ इतना सा होमवर्क है।
शिक्षण विधि की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।